चलो अपन रिवीजन करते हैं थोड़ा सा, चैप्टर 5 का ही रिवीजन करवा रही हूँ बच्चों में। अपन रिवीजन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। पेज नंबर 5.28 मिला। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स कौन से अपने स्ट्रक्चर्स थे? नाम नाम बोलो मुझे। रुको। सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, मल्टी डिविजनल, SBU, मैट्रिक्स, नेटवर्क एंड आर क्लास स्ट्रक्चर। ये सारे स्ट्रक्चर्स आज अपन रिवाइज कर लेंगे, सारे के सारे। चलो, सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता था? सिंपल स्ट्रक्चर जब ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एक ही बिजनेस स्ट्रैटेजी काम में ली जाती थी और एक ही छोटे ज्योग्राफिक एरिया को कवर करते थे, तो कौन सा स्ट्रक्चर काम में लेते थे? सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी पे फोकस किया जाता है। जो ओनर मैनेजर होता है वही सारे डेली के डिसीजंस ले लेता है और सारी चीजों को खुद मॉनिटर करता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तीन चीजें कम होनी चाहिए। फॉर्मेलिटी कम थी, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कम था और रूल्स कम थे। इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना बहुत आसान था यहाँ पे, और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ओनर का होता था हर चीज में। जो भी डे टू डे काम हो रहा है उसमें ओनर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता था। यहाँ पे आप डायरेक्टली ओनर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो सिंपल स्ट्रैटेजी काम में लेते हैं, स्ट्रक्चर काम में लेते हैं, तो उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे कैसे मिल सकता है? इनोवेशन, वो इनोवेशन के लिए ओपन है, जल्दी इनोवेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, जैसा चाहे जब चाहे अपन उसको चेंजेस कर सकते हैं। और एनवायरमेंट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसको अपन आसानी से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बट इसके कुछ डिमेरिट्स भी थे, इसकी कुछ कमियां भी थी, इसलिए दूसरा स्ट्रक्चर आया। कौन सा? फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है और उसकी कॉस्ट भी बहुत कम आती है। यहाँ पे जो सिमिलर सिमिलर टास्क होता था, सिमिलर सिमिलर एक्टिविटीज को आप ग्रुप कर कर एक फंक्शन में डाल देते थे। प्रोडक्शन का जितने भी लोग काम प्रोडक्शन रिलेटेड करते हैं उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया। मार्केटिंग का काम जो करता है उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया। फाइनेंस का काम जो करता है उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपन ने डाल दिया। ये सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है। और क्या क्या इसके फायदे हैं? यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन वाला बंदा लगातार प्रोडक्शन का काम कर रहा है तो उसका स्पेशलाइजेशन हो जाता है। उनकी एफिशिएंसी, काम करने की जो क्षमता है वो उनकी इंक्रीज हो जाती है। और रैपिड डिसीजन मेकिंग, अगर सीनियर मैनेजर से कुछ भी पूछना है तो डायरेक्टली फंक्शनल मैनेजर उससे पूछ सकता है, तो डिसीजन लेना भी बहुत आसान हो गया। यहाँ पे दो लेवल्स होते हैं, एक तो सीईओ होता है, एक फंक्शनल लाइन मैनेजर, और उसके अंदर उसके स्टाफ जो होते हैं वो काम करते हैं। यहाँ पे जो सिंपल स्ट्रक्चर में जो दिक्कत कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की आ रही थी वो यहाँ पे हट गई, कोई दिक्कत नहीं आती। बट इसके फिर भी कुछ डीमेरिट्स हैं। क्या? कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से आसानी से कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज हैं, तो उस चक्कर में आपको वो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आ सकती है। ये नैरो पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करवाता है। नैरो मतलब विजन और मिशन को अचीव करने के लिए इतना ज्यादा फोकस नहीं करता है। इसीलिए अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ गया डिविजनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे अपन डिवीजन चार तरीके से करते थे बच्चों। कौन सा था? बाय ज्योग्राफी, बाय प्रोडक्ट, बाय कस्टमर्स, बाय प्रोसेस। डिवीजन बाय ज्योग्राफी आप कब करते हो? ये वाला काम कब लेते हो? डिवीजन बाय ज्योग्राफी स्ट्रक्चर कब काम में लेते हो? जब अलग अलग ज्योग्राफिक एरिया के लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जब मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, तो अपन कौन सा स्ट्रक्चर काम में लेते हैं? डिवीजन बाय ज्योग्राफी। हर एक डिवीजन को मैनेज करने के लिए एक डिविजनल मैनेजर होगा, वो उस डिवीजन के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट अपना क्या था? डिवीजन बाय प्रोडक्ट और सर्विस। ये डिवीजन अपन कब काम में लेते हैं? जब हर एक डिवीजन को अलग इंपॉर्टेंस देनी हो, हर एक प्रोडक्ट को आपको अलग इंपॉर्टेंस देनी हो, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड प्रोडक्ट्स हो और सबको आपको अलग अलग इंपॉर्टेंस अलग अलग तरीके से ट्रीट करना हो, तो आप डिवीजन बाय प्रोडक्ट काम में लेते हैं। वही लाइन आप इसमें भी काम में ले सकते हैं कि इस डिवीजन को मैनेज करने के लिए एक डिविजनल मैनेजर है जो रिस्पॉन्सिबल है उस डिवीजन के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, जो जिम्मेदार होता है।
देन नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था, डिविजन बाय कस्टमर्स। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर काम में ले लेते हैं, डिविजन बाय कस्टमर अपन काम में ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बुक पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक अलग डिवीजन, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक अलग डिवीजन, और बाकी अदर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अलग डिवीजन बना दिया। दूसरा एग्जाम्पल इसमें दे रखा है यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है एयरलाइन कंपनीज का, कि उन्होंने पैसेंजर्स के लिए एक डिवीजन बना दिया फ्लाइट्स का, और जो फ्रेट जो सामान जाता है उसके लिए एक डिवीजन हो गया। डिवीजन बाय प्रोसेस इज सिमिलर टू फंक्शनल स्ट्रक्चर। यहाँ किस चीज पे फोकस किया जाता है कि आप काम कैसे करते हैं, आपके काम करने का तरीका क्या है, हाउ यू डू योर वर्क। बट डिफरेंस क्या है, दोनों सिमिलर तो है, फंक्शनल और प्रोसेस। डिफरेंस क्या है बच्चों, functional manager is not accountable for profit and loss of the organization, whereas divisional manager is accountable, is responsible for the profit and loss of that division. तो ये चार इसके डिविजन्स थे, कौन से थे, डिवीजन बाय ज्योग्राफी, डिवीजन बाय प्रोडक्ट, डिवीजन बाय कस्टमर्स एंड डिवीजन बाय। देन जब भी आप लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स बनाएं, कोशिश करें सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाएं उस स्ट्रक्चर का, उसके बाद उसको अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। डायग्राम किसी भी चीज से बना लेना, पेन से पेंसिल से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फर्स्ट एडवांटेज क्या है, अकाउंटेबिलिटी इज क्लियर। यहाँ पे उनको पता है, रिस्पॉन्सिबल है डिविजनल मैनेजर अपने डिवीजन के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, उनको पता है मैं कैसा काम कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ या खराब कर रहा हूँ। सेकंड क्या है, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत इंक्रीज हो गई, क्योंकि डिविजनल मैनेजर खुद लोकल पार्टिसिपेट करता है अपनी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, तो उसको सब चीजों की नॉलेज है, प्रोडक्शन की, मार्केटिंग की, फाइनेंस की, एचआर की, तो उसका प्रोडक्ट जो करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा हो गई। अपन आसानी से कोई प्रोडक्ट ऐड भी कर सकते हैं और किसी प्रोडक्ट को हटा भी सकते हैं। देन इसके लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहला लिमिटेशन क्या था, कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है, पहले तो फंक्शनल डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट को पैसा देना पड़ेगा। सेकंड, वो डुप्लीकेशन हो रहा है, सेंट्रली भी फंक्शनल स्पेशलिस्ट चाहिए और हर एक डिवीजन के अंदर भी फंक्शनल स्पेशलिस्ट चाहिए, तो उनको भी अपन को सैलरी पे करनी पड़ेगी। थर्ड, महंगा क्यों है, क्योंकि हर एक डिवीजन को मैनेज करने के लिए डिविजनल मैनेजर है जो हाईली क्वालिफाइड बंदा है, उसको भी आपको अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी। एंड फोर्थ, कॉस्टली क्यों है, क्योंकि हेडक्वार्टर से भी अपन को कनेक्ट रहना पड़ेगा। सेकेंड लिमिटेशन क्या है इसका, कि कस्टमर्स को कैसे टैकल करना, उसका कोई फिक्स तरीका नहीं है। हर एक डिवीजन का अपना अलग अलग तरीका होता है, कस्टमर्स के साथ डील करने का हर एक का अपना अलग अलग तरीका होता है। आ गया समझ में। तो अपन ने कौन से स्ट्रक्चर्स रिवाइज कर लिए अभी तक, सिंपल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है बच्चों आपका, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर या एम्फॉर्म स्ट्रक्चर। यहाँ हर एक डिवीजन जो होता है वो अपने आप में एक सेपरेट बिजनेस होता है। कॉर्पोरेट ऑफिसर जो होता है उसका काम क्या होता है, डिविजनल मैनेजर को डे टू डे ऑपरेशंस बताना कि आपका काम क्या है, और स्ट्रैटेजी बनाकर देता है कि आप अपनी डिवीजन को कैसे मैनेज करेंगे। यहाँ पे वो जो सीईओ कॉर्पोरेट मैनेजर होता है वो हर एक डिवीजन के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है और उसको इंप्लीमेंट करता है थ्रू स्ट्रैटेजिक एंड फाइनेंशियल कंट्रोल्स। बच्चों स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्स कब काम में लेते थे, जब डाइवर्सिफिकेशन कम होता था, और मैं फाइनेंशियल कंट्रोल्स कब काम में लेते थे, जब डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होता था। ये स्ट्रक्चर कब डेवलप हुआ था, 1920s में डेवलप हुआ था, जब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आ रही थी, तब ये स्ट्रक्चर अपन काम में लेते थे। रीजंस अपन ने किए थे, ये स्ट्रक्चर कब कब यूज में लेते हैं, जब फंक्शनल डिपार्टमेंट में आप अलग अलग प्रोडक्ट को स्पेसिफाई नहीं कर पाते तो उनकी कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन की दिक्कत आ रही है। हर एक प्रोडक्ट को जब इंडिविजुअल कॉस्ट एलोकेट नहीं कर पाते तो हर एक प्रोडक्ट की कितनी प्रॉफिट हो रहा है वो नहीं निकाल पाते। अगर आप ढंग से कंट्रोल नहीं कर रहे तो ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन नहीं कर सकते। अगर टॉप मैनेजर सिर्फ छोटे मोटे कामों में ही लगा हुआ है कि इंटर डिपार्टमेंट जो दिक्कत आ रही है उन्हीं को सॉल्व कर रहा है, तो वो मेजर इश्यूज पे फोकस नहीं कर रहा, तो अपन ये स्ट्रक्चर काम में लेते थे। कब कब काम में लेते थे, दोबारा बताओ मुझे, एम्फॉर्म स्ट्रक्चर जब जब प्रोडक्ट लाइन स्पेसिफिक नहीं हो, कम्युनिकेशन में कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रही है, हर एक प्रोडक्ट को आपने अलग से कॉस्ट एलोकेट नहीं की तो अलग से उसका प्रॉफिट नहीं बता सकते। देन अगर कंट्रोल प्रॉपर नहीं है तो ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन नहीं हो सकता। अगर सीनियर मैनेजर सिर्फ छोटे मोटे इशू को ही सॉल्व करने में लगा हुआ है और मेजर स्ट्रैटेजिक इश्यूज को ध्यान नहीं दे रहा, तो आपका कौन सा स्ट्रक्चर यूजफुल है, एमफॉर्म या मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर यूजफुल होता है। एमफॉर्म स्ट्रक्चर
एम फॉर्म स्ट्रक्चर में हर एक डिवीजन जो है वो अपने आप में एक बिजनेस है, हर डिवीजन के खुद के अपने फंक्शंस हैं। डिवीजन मैनेजर जिम्मेदार है, जो भी डे टू डे काम हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वहां का डिवीजन मैनेजर है। यहाँ पे जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन पे फोकस करता है एंड फाइनेंशियल कंट्रोल पे फोकस करता है। इससे क्या क्या फायदा मिला, आप अपनी परफॉर्मेंस को ज्यादा एक्यूरेटली मॉनिटर कर सकते हो, कंट्रोल्स को सिंप्लीफाई कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो अलग अलग डिविजन्स के बीच में, रिसोर्स एलोकेशन और इंप्रूव कर सकते हो। और जो पुअरली परफॉर्मिंग डिविजन्स है उनको पता चल जाएगा कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो हमें अपने आप को और इंप्रूव करने की जरूरत है। जब फर्म्स लेस डाइवर्सिफाइड होती हैं तो आप कौन से कंट्रोल्स काम में लेते हैं, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्स काम में लेते हैं, जहां पे इस पे फोकस किया जाता है कि स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कैसे करना है। और जब फर्म्स में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा होते हैं तो आप कौन से कंट्रोल्स काम में लेते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल्स, जहां वहां की कैश फ्लो की और उसके हर एक डिवीजन के प्रॉफिट की बात करी जाती है। आ गया समझ में बच्चों? तो अपन ने क्या पढ़ लिया, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, एम फॉर्म स्ट्रक्चर। एम फॉर्म स्ट्रक्चर क्यों आया, क्या क्या दिक्कत थी जब एम फॉर्म स्ट्रक्चर आया, जब हर एक फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में हर एक प्रोडक्ट अलग से मेंशन नहीं किया तो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आ रही है। सेकंड, अगर कॉस्ट एलोकेट नहीं की तो प्रॉफिट नहीं निकाल सकती, अगर कंट्रोल नहीं है तो ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन नहीं कर सकती, अगर टॉप मैनेजर छोटे मोटे कामों में लगा हुआ है, मेजर इश्यूज को ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपका कौन सा स्ट्रक्चर आ जाता है, एम फॉर्म मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर आ जाता है। जब डाइवर्सिफिकेशन कम होता है तो हम कौन से कंट्रोल पे ध्यान देते हैं, स्ट्रैटेजिक, और जब डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होता है तो आप कौन से कंट्रोल्स पे फोकस करते हो, फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे आप अपने फोकस करते हो। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर है एसबीयू स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर अपन कब काम में लेते हैं, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल प्रोडक्ट्स मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं तो वो एसबीयू स्ट्रक्चर काम में लेते हैं। रिलेटेड रिलेटेड डिवीजन को कंबाइन कर कर अपन एक एसबीयू में कन्वर्ट कर देते हैं और हर एक एसबीयू को आप अलग प्लानिंग ट्रीटमेंट देते हो। एसबीयू की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, हर एक एसबीयू का प्लानिंग अलग, हर एक एसबीयू के सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स अलग, और हर एक एसबीयू का प्रॉफिट सीईओ अलग जो वहां का प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड करेगा। अगर एसबीयू में प्लानिंग आप टेरिटरी वाइज दे रहे हो तो 2 तरह की दिक्कत आती थी बच्चों, क्या क्या, सेम प्रोडक्ट को अलग प्लानिंग ट्रीटमेंट मिल सकता था अगर सेम प्रोडक्ट अलग अलग टेरिटरी में डील किया जाता था तो। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती थी, अलग अलग प्रोडक्ट को सेम प्लानिंग ट्रीटमेंट मिल सकता था अगर एक ही टेरिटरी के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स को आप डील कर रहे हो तो। जितनी टेरिटरी होती है उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उतने आपके बिजनेस हैं, उससे कम या उससे ज्यादा भी आपके बिजनेसेस हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जितनी टेरिटरी है मेरे उतने ही बिजनेसेस होंगे। यहाँ पे एसबीयू में हर एक एसबीयू के अपने डिविजन्स, कॉर्पोरेट मैनेजर का काम क्या है, डिविजनल मैनेजर को बताएगा कि आपकी डे टू डे जिम्मेदारियां क्या है और हर एक डिवीजन की वो स्ट्रैटेजी बनाकर देगा जो उनको इंप्लीमेंट करनी रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे वो मैनेज कर सकता है थ्रू स्ट्रैटेजिक एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। सेम लाइनें आ रही हैं जो एम फॉर्म में पढ़ी थी वो की वही लाइनें एसबीयू के अंदर भी हैं, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट और जो बिजनेस यूनिट्स हैं जो सेम होती हैं उनको सेम एसबीओ में डाल दिया ताकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो सके। देन एसबीओ के 3 लेवल्स होने जरूरी है, कौन से, एक तो सीईओ, हर एक एसबीओ को मैनेज करने के लिए एक सीईओ होता है, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर, एसबीओ का लेवल और डिवीजन ग्रुप, जहां पे हर एक डिवीजन जो है वो सेम डिवीजन एक एक एसबीओ में आ जाएगा। यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं अलग अलग डिवीजन में, रिसोर्स एलोकेशन और अच्छा कर सकते हो, और जो पुअरली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको पता चल जाएगा कि हमें अपने आप को और कैसे इंप्रूव करना है। एक एसबीयू के अंदर जितने डिविजन है वो तो एक दूसरे से रिलेटेड, पर एक एसबीयू दूसरे एसबीयू से कंप्लीटली अनरिलेटेड होता है। आप रिलेटेडनेस डिसाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट या ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, अपन डिसाइड कर सकते हैं। और एक हर एक एसबीयू की अपनी खुद की प्लानिंग ट्रीटमेंट जो होती है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, वो अलग अलग होती है। एसबीयू इज अ एक्सटेंशन ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल दिया है आपको यूनिलीवर ऑर्गेनाइजेशन का जिसके 3 एसबीयूज हैं, कॉस्मेटिक्स, फूड प्रोडक्ट्स एंड बेवरेजेस। अब उसके एट्रीब्यूट्स या बेनिफिट क्या है एसबीयू के, मल्टीपल बिजनेस को आप कंबाइन कर कर एक एसबीयू में कन्वर्ट कर देते हैं। जो टेक्नोलॉजी टेरिटरी की वाइज आपने ग्रुपिंग की थी उसका ये इंप्रूवमेंट वर्जन होता है।
रिलेटेड बिजनेस की सेम प्लानिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलती है। एसबीओ की डेफिनेशन है ये कि यहाँ पे एनालाइज कर आप सेग्रीगेट करते हो कि कौन से सेम है, उनको एक एक ग्रुप में डाल देना और उसके अंदर अपन एक डिविजन एक फंक्शंस को एलोकेट करना इज कॉल्ड द एसबीयू। यहाँ पे अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स का अपना अलग एसबीयू होता है, अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स उनसे एकदम एंटायरली अलग होता है। हर एक एसबीयू की अपनी प्लानिंग अलग, हर एक एसबीयू के अंदर अपन अपने रिसोर्स एलोकेशन और उनकी क्या प्रायोरिटीज है हर डिवीजन की वो अपन डिसाइड कर सकते हैं। हर एक एसबीयू का विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अलग, हर एक एसबीयू के सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स अलग, हर एक एसबीयू का सीईओ अलग जो रिस्पॉन्सिबल होगा उस एसबीयू के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा। अब एसबीयू की जो रिलेटेडनेस आप डिसाइड कर रहे हो वो 3 बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। पहला क्या बेसिस था कि सबकी टेक्नोलॉजी सेम होनी चाहिए। प्रोडक्ट एंटायरली अलग हो सकता है पर अगर यूज होने वाली टेक्नोलॉजी सेम है तो उसको आप एक एसबीयू में डाल सकते हैं। दूसरा रिलेटेडनेस का क्राइटेरिया क्या था कि टेक्नोलॉजी तो अलग अलग है बट अगर सेम मार्केट सेम सेट ऑफ कस्टमर्स को आप वो प्रोडक्ट अप्रोच कर सकते हो तो आप उनको एक एसबीयू में डाल सकते हो। तीसरा तरीका क्या था यहाँ पे कि कोर कॉम्पिटेंसी सेम होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी अलग मार्केट अलग पर अगर हर ऑर्गेनाइजेशन की हर डिवीजन की जो है वो कोर कॉम्पिटेंसी जिनसे आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल रहा है वो सेम है तो उनको आप एक एसबीयू में डाल सकते हो। तो रिलेटेडनेस के 3 थे, क्या क्या थे रिलेटेडनेस के 3 पॉइंट्स? पहला टेक्नोलॉजी, सेकंड था मार्केट और थर्ड था कोर कॉम्पिटेंसी जिसको आपको क्या मिल सकता है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल सकता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा आ गया बच्चों? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो अभी तक आपने जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए लाइक फंक्शनल, डिविजनल, एसबीयू, उन सब में वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता था, जबकि मैट्रिक्स में क्या होता है, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ज्यादातर कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इस स्ट्रक्चर को काम में लेती हैं? जो आईटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां पे प्रोजेक्ट वाइज काम आता है। तो हर एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है यहाँ पे और उस प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर अपनी खुद की एक टीम होती है। हर एक एम्प्लॉय के दो बॉस होते हैं, दो सुपीरियर्स, एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर और एक फंक्शनल मैनेजर। यहाँ पे अगर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को आपको अच्छा कहना है तो प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, क्लियर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सबके क्या रोल्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझ में आना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत शानदार होना चाहिए और लोगों का एक दूसरे पे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। तभी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। जितने भी आपके ये होम डिपार्टमेंट्स हैं जो परमानेंट होते हैं, मार्केटिंग, एचआर, आपका प्रोडक्शन, फाइनेंस, इन डिपार्टमेंट जो परमानेंट है इनसे अपन लोग टेम्पररी असाइन करते हैं एक प्रोजेक्ट को और जो प्रोजेक्ट होता है वो क्या होता है, टेम्पररी होता है और ये डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाकी सारी डिजाइन से इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो तरीके का फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे दो लोग बजट बनाते हैं, दो लोग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स देंगे, दो लोगों को ही मुझे जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा। लोगों की अथॉरिटी जो है वो शेयर हो रही है, फंक्शनल मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर की अथॉरिटी यहाँ पे शेयर हो रही है। कम्युनिकेशन बहुत शानदार होना चाहिए एंड इसकी वजह से ओवरहेड्स जो हैं वो ज्यादा हो गए। तो बताओ बच्चों, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों कहलाता है? क्यों? क्योंकि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है। अब डुअल से 3 पॉइंट्स थे, डुअल, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, डुअल हम जिनको जाकर वो करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, एंड डुअल लोग जो हैं वो बजट डिसाइड कर रहे हैं, लोगों की अथॉरिटी शेयर हो रही है, उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए एंड ओवरहेड्स भी ज्यादा हो गए। बताओ कॉम्प्लेक्स क्यों है? वापस बताओ कॉम्प्लेक्स क्यों है? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, डुअल बजट, डुअल रिवॉर्ड पनिशमेंट, डुअल रिपोर्टिंग, शेयरिंग अथॉरिटी, कम्युनिकेशन एंड ओवरहेड्स। ये जो मैं पॉइंट्स बोलती हूँ आप लोग वही लिख कर आ जाते हो कॉपी में, वो लिखना नहीं होता, वो तो मैंने मेन मेन कीवर्ड्स याद करवाए हैं, आगे पीछे का सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग कभी भी टेस्ट में या एग्जाम में सिर्फ ये कीवर्ड उठाकर मत लिख लिया करो। मैं तो कीवर्ड इसलिए याद कराती हूँ कि पॉइंट्स पूरे याद रहे, किससे कनेक्टेड हमें पूरी पूरी लाइनें लिखनी है।
पर भाई बच्चों लाइनें भी लिखा करो। मैंने कॉपियां चेक की और मैंने देखा आप लोग सिर्फ ये कीवर्ड लिखे आते हो। मैंने जो जो बोला है ना, आप सिर्फ उतना लिखे, अगर आपको लगेगा हो गया आंसर, और मैं खुद इसमें काट के पूरे नंबर काट लूंगी, आप लोगों के 0 दे दूंगी। तो ऐसा मत किया करो। कीवर्ड्स तो मेन है याद करने, फिर कीवर्ड्स के साथ आसपास का सेंटेंस हमें खुद को याद करना पड़ेगा। कीवर्ड्स याद है तो एक बार पढ़ोगे तो सेंटेंस तो याद है ही ना, फिर उसको लिखना ही तो है, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं आपके मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के? ये कुछ ही इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा है, जैसे कि आईटी, हेल्थ केयर। यहाँ पे आप जो एफर्ट्स लगा रहे हो उसके आप खुद के रिजल्ट्स देख सकते हो। कम्युनिकेशन बैरियर्स खत्म हो गए, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना आसान है। और ये स्ट्रक्चर अच्छा कब है? जब एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डायनामिक, बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तब ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अगर इस स्ट्रक्चर को इफेक्टिव बनाना है तो क्या क्या होना चाहिए? प्लानिंग अच्छी, कम्युनिकेशन अच्छा, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर, म्यूचुअल ट्रस्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक दूसरे के बीच में। यहाँ पे अपन नए प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को मेंटेन कर सकते हैं। जब हर प्रोडक्ट, कस्टमर, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी सबकी प्रायोरिटी आपके लिए बराबर हो, तब आप कौन सा स्ट्रक्चर काम में ले लेते हैं? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर काम में ले लेते हैं। सबकी जब इक्वल प्रायोरिटी होती है तब हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर काम में लेते हैं। यहाँ फंक्शनल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी और जो आपका प्रोडक्ट है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इन दोनों को कंबाइन कर कर अपन ये स्ट्रक्चर काम में लेते हैं। और जब एनवायरनमेंट बहुत चेंजेबल होता है, बहुत ज्यादा चेंज होने वाला एनवायरनमेंट होता है, तब आप ये स्ट्रक्चर काम में ले लेते हैं। 3 कंडीशंस होनी चाहिए इस स्ट्रक्चर के लिए। क्या क्या? आइडियाज नीड टू बी क्रॉस फर्टिलाइज, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए। और आप डिसीजन मेकिंग को अगर और इंप्रूव करना चाहते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर काम में लेंगे? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इनके बीच में डिफरेंस क्या है? ओल्ड में तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, न्यू में बहुत मिनी बिजनेसेस हैं, उनके बीच में कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। यहाँ सिर्फ वर्टिकल कम्युनिकेशन होता था, यहाँ वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल होता है। यहाँ टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग था, या डिसेंट्रलाइज पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग है। यहाँ सिर्फ वर्टिकल इंटीग्रेशन होता था। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता था बच्चों? अपनी सप्लाई चेन को खुद कंट्रोल करना। दो तरीके के वर्टिकल इंटीग्रेशन थे, एक तो था बैकवर्ड और एक था फॉरवर्ड। बैकवर्ड मतलब सप्लायर्स को कंट्रोल करना, और फॉरवर्ड मतलब अपने कस्टमर्स को खुद कंट्रोल करना। तो यहाँ वर्टिकल इंटीग्रेशन हो सकता है, और यहाँ काम आउटसोर्स करते हो, जो नेटवर्क में अपन करते हैं। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इमेजिनरी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ टीम्स होती हैं, यहाँ ऑटोनोमस अपने आप वर्क टीम बन जाती है। फंक्शनल वर्क टीम्स, यहाँ क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम्स होती हैं। यहाँ कम ट्रेनिंग चाहिए, यहाँ बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। यहाँ पे इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए जॉब डिजाइन की जाती है। वैल्यू चेन टीम फोकस्ड जॉब डिजाइन। वैल्यू चेन मतलब जो जॉब है वो टीम के अकॉर्डिंग जॉब डिजाइन की जाती है, जिससे कंपनी का प्रॉफिट जो है वो और इंक्रीज हो सके। डेविस एंड लॉरिस ने 3 फेजेस बताए हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। फर्स्ट फेज क्या बताया उसने? क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। यहाँ पे शुरू में टेम्पररी, जो आपका टेम्पररी क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स है, उसको प्रोडक्ट मैनेजर के अंदर, प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर, एक टीम के अंदर उनको डाल देते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रोडक्ट मैनेजमेंट या ब्रांड मैनेजमेंट। जब जो टास्क फोर्स है वो परमानेंट हो गया तो प्रोजेक्ट मैनेजर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट मैनेजर में। अब इस प्रोडक्ट मैनेजर का काम क्या है? जो सेमी इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स थे, जो अलग अलग अभी कंप्लीट नहीं, उनको एक साथ इंटीग्रेट करना, उनको ज्वाइन करना, सेमी परमानेंट प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट करने का उसका काम है। मेच्योर मैट्रिक्स में क्या होता है? अब सब कुछ परमानेंट हो गया, फंक्शनल भी, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भी। जो एम्प्लॉइज हैं पता है उनको इस फंक्शनल बॉस को मुझे रिपोर्ट करना है और इस प्रोडक्ट मैनेजर को मुझे रिपोर्ट करना है। दोनों एक दूसरे के साथ अथॉरिटी शेयर कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं। दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू रिसोर्स एलोकेशन या प्रायोरिटीज, तो उनको वो सॉल्व कर सके। तो ये 3 फेजेस होते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। कौन से? पहला फेज क्या था? क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। सेकंड क्या था? प्रोडक्ट या ब्रांड मैनेजमेंट। या थर्ड क्या था? मैच्योर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इतना पॉपुलर क्यों नहीं है? क्योंकि उसको यूज में लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या था आपका? नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप वर्चुअली एलिमिनेट करते हैं, जो काम खुद करे उसकी जगह उस काम को किससे करवा लेते हो? बाहर से, आउटसोर्स कर देते हो। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस तो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो भी वो आउटसोर्स कर देती हैं। ये कब काम में लेते हो? जब एनवायरनमेंट बहुत चेंजिंग एनवायरनमेंट हो और वैसा ही रहने वाला हो, जिस एनवायरनमेंट में आपको बहुत क्विक रिस्पॉन्स या इनोवेशंस करने की जरूरत हो, तो वहां पे आपको नेटवर्क स्ट्रक्चर काम में ले लेना चाहिए। यहाँ पे आप
जो नॉर्मल काम है वो तो किसी को आउटसोर्स कर दो, और आप फोकस किस पे करो, जो आपकी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी है, जो यूनिक स्ट्रेंथ है, उस पे तो आप खुद फोकस करो, और बाकी काम आप आउटसोर्स कर करवा लो। यहाँ पे आप सैलरीड एम्प्लॉयज नहीं रखते, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय रखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो वो एम्प्लॉय की जॉब भी खत्म हो गई आपके साथ, तो एक प्रोजेक्ट के बेसिस पे अपन कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। यहाँ पे अपन वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं करते। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या था बच्चों, कि खुद अपन सप्लायर्स बन गए, खुद ने अपना रॉ मटेरियल बनाने लगे। इससे अच्छा तो अपन अपने सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ रिलेशनशिप और अच्छे रख रहे हैं। मतलब यहाँ पे बाय ओवर मेक डिसीजन पे फोकस किया जाता है कि खुद बनाने की जगह किसी और से वो सामान खरीद लो तो वो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। तो यहाँ पे आप वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं करते, आप अपने सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बाय ओवर मेक डिसीजन पे फोकस किया जाता है। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ब्रोकर के जैसे एक्ट कर रही है, मतलब वो कनेक्टेड है डिविजन्स के साथ, सब्सिडीज के साथ और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। एक ऑर्गेनाइजेशन सबके साथ अलग अलग तरीके से कनेक्टेड हो सकती है। जो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो एक बिल्डिंग में नहीं होता, वो थ्रू आउट दी वर्ल्ड वाइड फैला हुआ होता है। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है तो ये स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इतने सारे पार्टनर्स हैं तो उनको मैनेज करना मुश्किल। जब इतने सारे पार्टनर्स हैं तो टीम वर्क बिठाना बहुत मुश्किल। अगर कोई बंदा किसी एक ही क्वालिटी में स्पेशलाइज करता है और उसको मैंने अगर दूसरा काम दे दिया तो मेरी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मुझे उतना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। तो 3 डिसएडवांटेजेस हैं आपके नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। क्या क्या, फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या था बच्चों, इतने सारे लोग हैं तो उनको मैनेज करना मुश्किल, उनके बीच में सिनर्जी क्रिएट करना मुश्किल। अगर कोई बंदा किसी एक ही चीज में स्पेशलाइज है और उसको मैंने दूसरा काम अलोकेट कर दिया तो मेरी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो खत्म हो जाएगी। लास्ट स्ट्रक्चर कौन सा है बच्चों, आर ग्लास स्ट्रक्चर। आर ग्लास स्ट्रक्चर कब अच्छा है, जब ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज में लेती हैं तब आर ग्लास स्ट्रक्चर आपका अच्छा होता है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के यूज की वजह से जो मिडिल लेवल है उसका रोल कम होता जा रहा है। तो ये आरग्लास स्ट्रक्चर है, वाइड सॉरी टॉप बॉटम एंड मिडिल। जो पहले मिडिल लेवल जो था वो स्पेशलिस्ट का काम करता था, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, अब वो जर्नलिस्ट का काम करता है, वो आम काम करता है, कोई स्पेशलाइज काम नहीं करता है। यहाँ पे क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज में लेते हैं तो लो लेवल टॉप से आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है, उसको जो बात करनी है वो डायरेक्टली कर सकता है। पर यहाँ पे उनके प्रमोशन के चांसेस कम हो गए। एक ही काम को वो लोग बार बार करेंगे तो उससे उनके अंदर बोरिंग आ गया, मोनोटोनी हो गया वो काम बहुत ज्यादा, तो उनके अंदर मोटिवेशन रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए उनको चैलेंजिंग काम बार बार देते रहो ताकि उनको उसी काम करने में मजा आता रहे, नहीं तो उनके लिए वो काम बहुत बोरिंग हो जाएगा और उनका उसमें इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। आ गया समझ में? तो ये अपन ने क्या रिवाइज कर लिया बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। कौन से स्ट्रक्चर्स रिवाइज कर लिए, सिंपल, डिविजनल, मल्टी डिविजनल, एसबीयू, मैट्रिक्स, नेटवर्क एंड आरग्लास स्ट्रक्चर। चांसेस होते हैं इनमें से एक स्ट्रक्चर आने के, जरूर, मतलब कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर आने के चांसेस होते ही होते हैं। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक रिवाइज करें, बोलो, जो बोलोगे वो रिवाइज कर लेंगे। लीडरशिप रिवाइज करें, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप रिवाइज कर लें, चलो लीडरशिप रिवाइज करते हैं। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, जो लीडर होता है वो डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में फॉर्म के सारे लोगों को मूव करना है। लीडर जो होता है वो विजन डिसाइड करता है। स्ट्रैटेजिक लीडर, टॉप लेवल का जो लीडर है, विजन डिसाइड करता है। उसी को, विजन को अचीव करने के लिए वहां स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, और इंप्लीमेंट करने के लिए जितने भी चेंजेस करने होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में, वो सारे चेंजेस यहाँ पे किए जाते हैं। लीडर के बहुत सारे रोल्स होते हैं, उसको कई बार विजनरी जैसे रोल प्ले करना पड़ता है, उसको कई बार चीफ एंटरप्रेन्योर, कई बार वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, कई बार वो कीन लिसनर होना चाहिए कि लोगों की वो सुन सके, कई बार वो
कीन लिसनर, और कई बार उसको स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो भी काम हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। कई बार वो चेंज एजेंट के जैसे भी वर्क करता है कि जो भी चेंजेस है उसको वो इनिशिएट करता है, इंट्रोड्यूस करता है ताकि वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो सके। ज्यादातर जो चेंजेस हैं वो टॉप डाउन इंट्रोड्यूस होते हैं ताकि बॉटम वाले लोग उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकें। तो लीडरशिप रोल, 5 लीडर के रोल होते हैं, 5 लीडरशिप रोल होते हैं। पहला क्या था, स्टेइंग ऑन टॉप, टॉप पे रहो, देखो क्या हो रहा है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने में। सेकंड क्या था, कल्चर जो है वो स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर आपका होना चाहिए। ऐसा कल्चर बनाओ जिसमें लोगों को एनर्जी, एंथुजियाज्म क्रिएट हो सके और वो ज्यादा से ज्यादा उसको अचीव करने के लिए हेल्प कर सके। नेक्स्ट क्या था, ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिव रहे, अलर्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्या था, एथिक्स लीडरशिप होना चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन को मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन में कन्वर्ट करो। एंड नेक्स्ट क्या था, करेक्टिव एक्शंस जहां पे भी लेने हैं, चाहे एग्जीक्यूशन में, जहां पे भी आपको करेक्शंस करने हैं वो सब आप करेक्शंस करो। लीडरशिप रोल इन इम्प्लीमेंटेशन, जब भी लीडर लीडर जो होता है वो गाइड करता है कि आपका क्या इंटेंट है, आपका क्या मिशन है, कैसे आप काम करेंगे ताकि आप जो चाह रहे हो वो आप उसको सक्सेसफुली अचीव कर सको। लीडर्स क्या करता है, पहले से एंटिसिपेट करता है, मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी, लोगों को भी पावर्स देता है कि जो चेंजेस हमें करने हैं वो सारे हमें अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे। लीडर जो है वो नए कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के बारे में ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है और बताता है कि क्या क्या चेंजेस और एनवायरमेंट में आ सकते हैं और क्या क्या और अनसर्टिनिटी जो है वो एनवायरमेंट के अंदर आ सकती है। इफेक्टिव लीडरशिप स्ट्रैटेजी के लिए पहले इंटेंट बनाते हो, मिशन बनाते हो, उससे आपको इन्फ्लुएंस होकर आप उसको अचीव करने के लिए एक्शंस बनाते हो, एक्शंस के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हो और उस स्ट्रैटेजी को क्या कर लेते हो आप, उस स्ट्रैटेजी को आप इंप्लीमेंट कर लेते हो, फिर उससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, मतलब अबव एवरेज रिटर्न्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। लीडर्स में यहाँ पे फ्रेम्स की बातें की जाती है, मैनेजरियल फ्रेम। मैनेजरियल फ्रेम मतलब यहाँ पे क्या क्या होगा, अजम्पशंस, प्रीमाइसेस, मैनेजर्स कितना अंडरस्टैंड करता है कंपनी को और किस वजह से उसको कोर कॉम्पिटेंसी या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल पा रहा है। फिर अपन ने लीडर की क्या पढ़ी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी थी। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीडर की, स्ट्रैटेजिक डिसीजन, डिसीजन के लिए पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाएगा, फिर उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेगा, उसके लिए ह्यूमन कैपिटल को हायर करेगा, चेंजेस को इंट्रोड्यूस करेगा, देन स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव स्ट्रैटेजी, सपोर्टिव कल्चर होना चाहिए एंड हाई परफॉर्मेंस ओवर टाइम। दो तरीके की लीडरशिप हो सकती है, स्ट्रैटेजिक एंड मैनेजरियल। स्ट्रैटेजिक लीडर में जहां पे फर्म्स की डायरेक्शन के बारे में बात की जाती है, फ्यूचर में हमें कहां पे अचीव करना है, और मैनेजरियल में डे टू डे शॉर्ट टर्म डिसीजंस की बात करी जाती है। दो लीडरशिप की आपकी अप्रोचेस थी, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल एंड ट्रांसैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल का प्रिंसिपल क्या था बच्चों, डू गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, डू गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ लोगों के अंदर एनर्जी, चरिज्मा, एंथुसियाज्म क्रिएट किया जाता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए काम करना है। ये वाली लीडरशिप स्टाइल आप कब कब काम में लेते हो, जब एनवायरमेंट टर्बुलेंट हो, जब इंडस्ट्री वेरी स्टार्ट या वेरी एंड वाली स्टेज पे हो, जब प्रोडक्ट बहुत पुअरली परफॉर्मिंग हो, तब अपन ये लीडरशिप स्टाइल काम में लेते हैं। यहाँ लोगों को बताया जाता है कि मिशन को अचीव करने में आपका भी इन्वॉल्वमेंट है और आपको अपनी एबिलिटीज को स्ट्रेच आउट करना पड़ेगा। अगर आपको अपन सबको ये विजन अचीव करना है तो अपन को अपनी एबिलिटीज को स्ट्रेच आउट करना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्या थी आपकी, ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल। ये वाली लीडरशिप स्टाइल जब अपन को करंट ही सिचुएशन को और इम्प्रूव करना होता है तो अपन ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल काम में ले लेते हैं। इस स्टाइल में अपन कब काम में लेते हैं, जब एनवायरमेंट मेच्योर स्टेज पे हो, इंडस्ट्री एनवायरमेंट स्टैटिक, इंडस्ट्री मेच्योर, प्रोडक्ट ठीक ठाक काम कर रहा हो। यहाँ फॉर्मल तरीके से उनको मोटिवेट किया जाता है, अगर अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड्स मिलेंगे और खराब काम करोगे तो पेनल्टीज या पनिशमेंट्स आपको मिलेगा। इस लीडरशिप की प्रिंसिपल क्या थी, गिव समथिंग टू गेट समथिंग। नेक्स्ट अपन स्ट्रैटेजिक कंट्रोल रिवाइज कर ले। चलो, आप लोगों को कुछ पूछना है मेरे से? नहीं?
आप लोगों की भी बच्चों यही स्पीड होनी चाहिए रिवाइज करने की, जिस स्पीड से अपन कर रहे हैं, जिस स्पीड से मैं करवा रही हूँ एग्जाम के एक दिन पहले। एक्चुअली अपनी भी ये स्पीड होनी चाहिए कि देख लो आधे घंटे के अंदर अपन ने कितने बड़े बड़े टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया, अपन ने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, अपन ने लीडरशिप कंप्लीट कर लिया, और अभी विद इन 10 मिनट्स अपन कंट्रोल भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना अच्छा रिविजन के लिए आपको उतना अच्छा लर्न होना चाहिए। थ्योरी में अपन जितना 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 बार उसको रिवाइज करते चलेंगे, जितनी बार उसको बोलते चलेंगे, खुद भी रिवाइज कर रहे हो तो खुद भी कंप्लीट रिवाइज करो, आधा अधूरा नहीं, ऊपर ऊपर का नहीं। मैं जो कीवर्ड्स बोलती हूँ सिर्फ वो कीवर्ड्स नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे तो लाइनें याद है पर आपको लाइनें याद नहीं है, तो आपको वो लाइनें भी बोलनी पड़ेंगी। जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमें लाइनें भी याद हैं, तो हम सिर्फ कीवर्ड से भी रिवाइज कर सकते हैं। कितना कितना चैप्टर कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने जो मेरे से एक दिन मांगा था? हाफ हाफ हो गया क्या सबका? नहीं, अभी शुरू ही नहीं किया मैडम, आज तो शुरू करेंगे। चलो अच्छी बात है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, देखो अपन अब थ्रू आउट एसएम ऐसे ही रिवाइज करेंगे जैसे मैं आज करवा रही हूँ। चैप्टर 5 पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 कंप्लीट करेंगे। इसी स्पीड से अपन रिवीजन करेंगे। अगर आप लोगों को भी मेरे साथ रिवीजन करना है, मतलब आप लोगों को है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो, तो उसका एक ही तरीका है बच्चों कि अगले दिन जो मैं रिवाइज करवाने वाली हूँ वो आप लोग भी पढ़कर आओ, एटलीस्ट रीड तो मार कर आओ कि आपको ध्यान आए कि ये टॉपिक्स हमने पढ़ा था। तो फिर अपन जब क्लास में उसी चीज को दोबारा रिवाइज करें तो आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ उसका हेल्प कर सको, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि एसएम अब एकदम छोड़ देनी है, छोड़नी नहीं है एसएम, एसएम बल्कि अब लर्न करना है। जो टॉपिक मैं अगले दिन रिवाइज करवाने वाली हूँ वो आप लोग खुद भी लर्न कर आएंगे, खुद भी पढ़कर आएंगे। पढ़कर आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं मैडम यही टॉपिक हमें दोबारा पढ़ा दो, या फिर हम जब रिवाइज कर रहे हैं हम मैडम के साथ हम भी रिवाइज करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा कि हमें इतना याद है। अब जैसे स्ट्रक्चर में आप लोगों को बहुत कुछ याद था, बहुत कुछ याद था, ऐसा नहीं एकदम ब्लैंक नहीं थे आप लोग स्ट्रक्चर में, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस, लीडरशिप की अप्रोचेस तो आपको रटी रटाई है, लीडरशिप के रोल्स, लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपको रटी रटाई है, बल्कि मैं भूल जाती हूँ, आप लोग नहीं भूलते कि कहाँ पे क्या पॉइंट्स है। तो इस तरीके से याद करोगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो और ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अपन टॉपिक रिवाइज करेंगे, दैट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में हम देखते हैं कि जो हमने सोचा था वैसा ही हम परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, जो हमारे प्री डिटरमाइंड रिजल्ट्स थे, गोल्स थे, वो हम अचीव भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। कंट्रोल मतलब रेगुलेट करना, चेक करना। आप चेक करते हो, चेक टू स्ट्रक्चर एंड द कंडीशन बिहेवियर ऑफ इवेंट्स एंड पीपल, लोगों का क्या बिहेवियर है। टू प्लेस रेस्ट्रेंट्स एंड कर्ब्स ऑन अनडिजायरेबल टेंडेंसी क्या आ रही है, लोगों को कंफर्म करना कि ये नॉर्म्स इस स्टैंडर्ड पे हमें काम करना है, और आपकी प्रोग्रेस को मेजर करना कि सही काम ट्रैक पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। कंट्रोल में हम चेक करते हैं कि जो हमने प्लान किया था वही रिजल्ट हमें मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सेम लाइनें लिखी हुई है, रिजल्ट को मेजर करते हो प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और जहां पे भी करेक्टिव डेविएशंस करने हैं वहां पे भी आप करेक्टिव डेविएशंस कर देते हो। कंट्रोल के कुछ एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑपरेशनलाइज होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए। मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे आप परफॉर्मेंस को मॉनिटर और मेजर कर सको। मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे आप एक्चुअल को प्लान के साथ कंपेयर कर सको, डेविएशंस फाइंड आउट कर सको, और फिर नए तरीके किससे हम वो अचीव कर सकते हैं। मैकेनिज्म होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमें करेक्टिव करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ हमें चेंजेस करने की जरूरत है। 3 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स होते हैं। पहला कंट्रोल क्या है? ऑपरेशनल कंट्रोल। यहाँ पे इंडिविजुअल टास्क, इंडिविजुअल एक्टिविटी की बात की जाती है, एग्रीगेट की बात नहीं करी जाती। यहाँ पे एक स्पेसिफिक आइटम की बात करोगे, पूरे के पूरे इन्वेंट्री की बात नहीं करोगे। अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो क्लियर कट रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, और उसमें अनसर्टेनिटी कम से कम होनी चाहिए। यहाँ पे कंट्रोल्स में स्टैंडर्ड बताता है, ये प्लान्स बताता है, ये इंस्ट्रक्शंस बनाता है जिसको अपन को फॉलो करना है। देन एग्जाम्पल्स क्या है कंट्रोल के? ऑपरेशनल कंट्रोल के, स्टॉक कंट्रोल के, स्टॉक आपका इस लिमिट्स के अंदर होना चाहिए। प्रोडक्शन कंट्रोल कि आपको ये प्रोग्राम के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना है, क्वालिटी इतनी मेंटेन करोगे। कॉस्ट कंट्रोल, आप अपनी यहाँ पे स्टैंडर्ड को, एक्सपेंडिचर जो खर्चे कर रहे हो वो एज पर द स्टैंडर्ड होने चाहिए। एंड लास्ट क्या है इसका एग्जाम्पल? दैट इज बजटरी कंट्रोल कि आप बजट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे।
नेक्स्ट कंट्रोल क्या है बच्चों आपका, मैनेजमेंट कंट्रोल। यहाँ पूरे के पूरे एग्रीगेटिव की बात करी जाती है, इंडिविजुअल आइटम की बात नहीं करी जाती। इसका मेन एम क्या है कि आप शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो आप अचीव कर पा रहे हो, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में उसको अचीव कर पा रहे हो। रॉबर्ट एंथनी कहते हैं कि यहाँ अपन रिसोर्स को देखते हैं, रिसोर्स को कैसे ऑब्टेन करेंगे, उनको कैसे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हम यूटिलाइज करेंगे ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर सकें। यहाँ पे बेसिकली आपका फोकस होता है कंफर्म टू द प्लान, जो आपने सोचा तो उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। नेक्स्ट आपके कौन से कंट्रोल्स हैं, दैट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल अकॉर्डिंग टू शेंडल एंड हॉफर, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में दो क्वेश्चंस के आंसर किए जाते हैं, क्या क्या, आप जो प्लानिंग की थी वही इंप्लीमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे, जो सोचे थे वही रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। स्ट्रैटेजी हमेशा, स्ट्रैटेजी बनती है और इंप्लीमेंट होती है, उनके बीच में एक टाइम गैप होता है। स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए हमें ट्रैक रखना चाहिए कि कहाँ कब हमें चेंज करने की जरूरत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और जो हमने अजम्पशंस लिए हैं उनमें हमें कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है। चार तरीके के आपके स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्स होते हैं। पहला स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है आपका प्रेमाइस कंट्रोल। प्रेमाइस मतलब किस अजम्पशंस के बेसिस पे आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी। क्योंकि आप एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं वो टर्बुलेंट है, तो जरूरी नहीं है जो आज अजम्पशन बनाए वो हमेशा वैलिड रहें। इसीलिए कंटिन्यू आप मॉनिटर करते रहो अपने एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट के लिए अपन दो चीजों को मॉनिटर करते हैं, तो एनवायरनमेंट और एक इंडस्ट्री। एनवायरनमेंट में अपन देखते हैं सोशल, लीगल, पॉलिटिकल एक्सेट्रा, और इंडस्ट्री में अपन कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स और सब्सिट्यूट्स की बात करते हैं। सारे के सारे प्रेमाइस को सेम तरीके से हैंडल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप ये देखो कि किस प्रेमाइस का इंपैक्ट आपके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है और किस प्रेमाइस का इंपैक्ट आपके ऊपर कम पड़ रहा है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक सर्विलियंस। यहाँ पे अपन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ कहाँ से मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो अपन यहाँ पे फोकस करते हैं। न्यूज़पेपर से मिल सकती है, मैगजीन से मिल सकती है, मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस से मिल सकती है। ये अच्छा तरीका तो नहीं है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का, बट इससे हमें हमारी पूरी इंफॉर्मेशन का पता चल जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल में क्या होता है कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया, गवर्नमेंट ने कोई सडन अनाउंसमेंट कर दिया, उसकी वजह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा, रिव्यू करना ही पड़ेगा। तो सडन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें उसके लिए क्या कंट्रोल्स होते हैं, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल्स। लास्ट है आपका इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल्स। यहाँ पे कि हमें इंप्लीमेंट करते वक्त कहाँ कहाँ हमारी चीजों को चेंज करना पड़ेगा ताकि जो हमने डिजायर्ड रिजल्ट सोचा है वो हम अचीव कर सकें। दो तरीके के आपके इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल होते हैं, एक होता है मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजिक थर्स्ट। यहाँ ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात करी जाती है कि पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही। एंड माइलस्टोन रिव्यू, यहाँ पे की एक्टिविटीज की बात की जाती है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इवेंट एंड रिसोर्स अलोकेशन की सब लोग सही, सारी एक्टिविटी सही काम कर रही है नहीं कर रही, या मुझे मेरी स्ट्रैटेजी को रीअसेस करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आज हमने कौन से टॉपिक्स रिवाइज कर लिए बच्चों, स्ट्रक्चर, लीडरशिप एंड कंट्रोल। ठीक है, आज इतना ही रिवाइज करेंगे, बाकी का अगली क्लास में।